जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर है कोर्स में फिर मजीद डिटेल में those topics are covered. Maybe some topics are covered in the operating system की जो virtual memory और virtualization का concept है disk hopping वाला, तो उसको हम briefly touch करेंगे because memory is an important part of computer और memory के different जो hierarchy levels हैं या layers हैं वो हमने इस कोर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं, especially with reference to performance. तो ये भी उस context में there are वन और टू टॉपिक्स दैट रिमेन, और ये उसमें एक डीएमए है और एक वर्चुअल मेमोरी है. सो आई वांटेड कि इनको हम ब्रीफली टच करें. अगेन ये अगर आपको एडवांस आर्किटेक्चर के और इवन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी कुछ चीज़ें दोबारा से भी डिटेल में भी कवर करेंगे इनको, बट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के हद तक वी हैव टू नो, वी शुड नो कि कितना मेमोरी का ऐसा रेड अरे पड़ा था, इस तरह की चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट. ये जो आजकल सर्वर क्लास मशीन हैं या क्लाउड बेस्ड मशीन हैं, इसमें इस तरह की डिस्क स्टोरेज और ये एडवांस टॉपिक्स कवर होते हैं. और हो सकता है आप में से कुछ लोग आगे इसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला ना पढ़ें, तो सम ऑफ दिस टॉपिक शुड बी नोन टू यू. उसमें जो फर्स्ट वन इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. इसमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में आई प्रिपेयर 2 प्रेजेंटेशंस. तो डीएमए जितना हम कर सके, हो सकता है दूसरी पूरी ना कर सकें या कर सकें, लेट्स सी. तकरीबन 20 स्लाइड्स हैं दोनों में. तो बेसिकली we have seen this type of IOs. IOs हमने शुरू में डिस्कस किए थे जब ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और उसके बाद IO, फिर इंटरप्ट्स तक भी हम गए थे. तो जस्ट उसको हम रिकैप करते हैं थोड़ा सा और विल कम टू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. तो एक तो जो हाई एंड कंप्यूटर्स हैं, इवन ये जो लैपटॉप वगैरह, इनमें IO कंट्रोलर वाला बना होता है. अगर आप इसके डिवाइसेस खोलें तो डिवाइसेस में यू कैन सी USB कंट्रोलर एंड इवन वीडियो कंट्रोलर और इस तरह की चीज़ें आपको डेडिकेटेड नजर आती हैं. सो कंट्रोलर, IO कंट्रोलर्स आर पार्ट ऑफ ऑल दी कंप्यूटर्स. जो मेन फ्रेम या बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उनमें देयर आर सेपरेट प्रोसेसर्स. जिस तरह CPU आपका, जिस तरह फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर है, इस तरह देयर सेपरेट प्रोसेसर्स फॉर IOs, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूजर्स और डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू दे कैन कनेक्ट टू, कोई फाइबर के थ्रू, कोई इंटरनेट, कोई किस तरह से. और सो द डिफरेंट यूजर, मल्टीपल यूजर्स हैं जो मल्टीपल तरह से कनेक्ट हुए हैं कंप्यूटर से, नंबर 1. नंबर 2, आपके मल्टीपल हर यूजर अलग अलग तरह के प्रोग्राम प्रोसेस कर रहा होता है. कोई हार्ड डिस्क एक्सेस कर रहा है, कोई उसकी कोई और एस्पेक्ट, कोई रैम को यूज कर रहा है, कुछ और. तो जो IO है वो इट बिकम्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस. और जो हाई एंड कंप्यूटिंग में IO के लिए स्पेशल प्रोसेसर्स हैं जिनको IO मॉड्यूल या IO चैनल्स बोलते हैं. तो IO चैनल या IO मॉड्यूल का वर्ड देखें तो इट शुड मीन के दे आर डेडिकेटेड रिसोर्सेज, कंप्यूटर्स बेसिकली CPUs दैट आर जस्ट मेंट फॉर IOs. ठीक है, ये हाई एंड कंप्यूटिंग में होता है. प्रोग्राम्ड IO हमने देखा हुआ है, अभी आपको थोड़ा सा रिकैप करूंगा तो आपको समझ भी आ जाएगी. प्रोग्राम्ड IO से वी रेफर टू द CPU दैट पोल्स द IO एरिया ऑफ द मेमोरी. अब मेमोरी में आपने IO की लोकेशन होती है और CPU उनको डिफरेंट तरह से प्रोग्राम में थ्रू वो बारी बारी उसको पीरियोडिकली चेक करता रहता है. अगर वो बारी बारी पीरियोडिकली चेक करता है तो इसको प्रोग्राम्ड IO कहते हैं. यानी आप प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कि आफ्टर एवरी ब्रीफ इंटरवल CPU को स्टेटस चेक करता है या कोई डेटा चेक करता है कि उसमें आया कि नहीं आया. दैट इज प्रोग्राम्ड IO. और इफ योर CPU हैज द प्रोविजन के जिसमें आप जब डेटा अवेलेबल हो तो उसको इंटरप्ट कर सकें, एंड द इंटरप्ट इज प्रोसेस थ्रू एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR के थ्रू उसको प्रोसेस करते हैं. दैट वी सॉ, जिसमें कि वो एक अलग पोर्शन ऑफ मेमोरी में जाता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन है. फिर आपको ये स्टैक का ऑपरेशन, पुश और पॉप, ये सब उस कॉन्टेक्स्ट में था. वो इंटरप्ट ड्रिवन IO है. So these are 3 types of IOs that are very commonly used. चौथा भी है, इसके भी आते हैं. We'll discuss this in more detail today. IO module refers to dedicated processors that are meant for IO, taking care of IO operations. और ये high end computing में होता है. Programmed IO ordinary computers में embedded system हर जगह नजर आते हैं. इसमें CPU is responsible for IO और CPU आपका बार बार आपके स्टेटस और आपके कोई रजिस्टर द्वारा चेक करेगा और देखेगा कि IO का डेटा भी अवेलेबल है कि नहीं है. और इंटरप्ट ड्रिवन IO इज अगेन वेरी पॉपुलर. इसमें आपका डेटा जब अवेलेबल होता है फॉर IO, इधर राइटिंग और रीडिंग, इसमें इंटरप्ट इज जनरेटेड टू द CPU. वो इंटरप्ट प्रोसेसिंग के रूटीन के हिसाब से, ISR के हिसाब से CPU टेक सम एक्शंस.
एक मैं चीज अगर कर लूं वो बिफोर आई फॉरगेट, एक सेकंड मुझे ना, आई थिंक आई शुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑल्सो। Recording in progress. Sorry, मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी। So basically these 4 types of IOs are possible. IO channels हैं, programmed IO, interrupt driven IO. The last thing that we're going to discuss today in more detail is direct memory access. ये भी एक तरह का IO mechanism है that exists in many CPUs and computers. इसमें जिसका नाम से जाहिर है, so you have some peripherals, external devices that can transfer data directly to the memory without involving CPU. इंटरेस्टिंग यही है इसमें कि it does not involve CPU या CPU के ऊपर मिनिमल लोड के साथ। बाकी जितनी ये जो दो स्कीम्स है ना, इंटरप्ट ड्रिवन IO एंड द प्रोग्राम्ड IO, दे मेक हैवी यूज ऑफ CPU रिसोर्सेज। तो अगर आपका CPU सिंपल सा कोई एम्बेडेड प्रोग्राम या कोई सिंगल यूजर प्रोग्राम रन कर रहा है, तो देन CPU कैन टेक द लोड ऑफ IOs. बट इफ CPU इज लेट्स से डूइंग मल्टी यूजर, कोई आपका प्रोग्राम है या हाई एंड कंप्यूटिंग का कोई एप्लीकेशन है, और CPU को बार बार चंद बाइट्स ट्रांसफर करने के लिए उसको इंटरप्ट किया जाए, फिर वो ट्रांसफर करे, फिर वो सीरियल पोर्ट है या कुछ भी या कीबोर्ड के लिए, तो इट्स अ हैवी टोल ऑन द CPU की परफॉर्मेंस इज सीवियरली इंपैक्टेड। उसको काउंटर करने के लिए वी हैव अ स्कीम दैट इज नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसमें के external devices can directly read or write data to the memory without involving the CPU. इसका एक्स्ट्रा से मैकेनिज्म होता है, we'll discuss that just now. तो ये IO मॉड्यूल टिपिकल है, ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, मैंने आपको बताया हुआ है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में all the peripherals, all the devices including CPU, memory, everything is connected through an address line, डेटा लाइन एंड कंट्रोल लाइन। ये आपके ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, किसी को अभी भी नहीं पता तो दिस इज हाउ इट इज। हर चीज जो है आपकी, हर पेरिफेरल, ऑल द प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू दीज लाइंस। IO मॉड्यूल इज बेसिकली डेडिकेटेड IO प्रोसेसिंग दैट देन लिंक्स टू पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये टिपिकल आपका आर्किटेक्चर है फॉर IOs। इंटरनली IO मॉड्यूल, जिसका भी पीछे डायग्राम बनी थी पिछली स्लाइड पे, इंटरनली इट हैज गॉट some register. Data register क्या है? ये देखिए बाई डायरेक्शनल है। डेटा रजिस्टर्स आर मेंट टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम जो बस की लाइंस हैं से बाहर जाने के लिए, टू गो आउट, और एक्सटर्नल डेटा टू कम इनटू द मेमोरी और द CPU, कंप्यूटर के अंदर रीड करने के लिए। तो डेटा एवरीथिंग ट्रांसफर थ्रू द डेटा रजिस्टर्स। इसके साथ साथ देयर आर स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर, जिसके थ्रू आप डिवाइस को बता सकते हैं कि रेडी है कि नहीं रेडी। अगर आप में से किसी ने माइक्रो कंट्रोलर वाला कोर्स किया है या सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन का आईडिया है या कोई भी USB इवन, अगर तो उसमें आप देखिए ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, डेटा रजिस्टर्स होते हैं, स्टेटस के रजिस्टर्स होते हैं, देन यू हैव ये एड्रेस लाइंस और कंट्रोल लाइंस, दे टेल यू व्हेन टू स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड फ्रॉम व्हिच एड्रेस। ठीक है, तो ये टिपिकल एक मॉड्यूल की इंटरनल किसी तरह का भी आपका IO प्रोसेसिंग होगी, you will find these type of registers and control information that is required. तो ये IO कंट्रोलर्स और डिवाइस कंट्रोलर ये आपके लैपटॉप्स में, स्मॉल कंप्यूटर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कि आप USB कंट्रोलर या वीडियो कंट्रोलर या VGA कंट्रोलर एटसेट्रा, इनको कंट्रोलर कहते हैं, कंपेयर टू ये जो चैनल या प्रोसेसर। चैनल वुड बी मोर इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ थिंग, इट जनरली सेपरेट PCB होगा दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल दी, जितने एक जमाने में जब ये आते थे ना टर्मिनल, एक्सटर्नल टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं जो कंप्यूटर के साथ, वो IO चैनल होता है पूरा, एक PCB है उसके ऊपर 50 चैनल 40 चैनल, तो यू कैन कनेक्ट एक्सटर्नल यूजर्स टू दोस चैनल्स, उर्दू से भी कनेक्ट होते हैं। नॉर्मली छोटे कंप्यूटर्स में यू हैव जस्ट दिस लैपटॉप्स, ये जो माउस और कीबोर्ड एक एक पास पोर्ट बना होता है, तो ये कंट्रोलर कहलाते हैं। और इफ यू हैव मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल यूजर दैट कैन कनेक्ट, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है जो IO की प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उसको IO चैनल बोलते हैं। फिर हम वी मूव टू DMA। ये जब हमने IO देखे थे उसमें मैंने भी बताया, प्रोग्राम्ड IO, इंटरप्ट ड्रिवन IO। प्रोग्राम्ड IO में देयर इज नो मेंशन ऑफ इंटरप्ट्स। ठीक है, प्रोग्राम्ड IO में CPU को सारा का सारा बर्डन लेना पड़ता है। तो CPU आफ्टर एवरी फ्यू क्लॉक या क्लॉक टिक्स कह लें या आफ्टर सर्टेन टाइम, इट हैज टू चेक दी, जो भी बताया था, स्टेटस रजिस्टर्स
स्टेटस रजिस्टर को चेक करता रहता है कि उसमें कोई डेटा आया है कि नहीं आया, या एम्प्टी है बफर या कुछ भी। और अगर कोई उसको मूवमेंट नजर आती है देन सीपीयू हैज टू टेक द डेटा, उसको मूव करता है मेमोरी में या वटेवर। तो उसमें इंटरप्ट का कोई, तो इट्स मोस्ट इनएफिशिएंट एंड 100% जो प्रोसेसिंग लोड है दैट इज ऑन दी सीपीयू प्रोग्राम्ड आईओ में। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में वी यूज इंटरप्ट। तो इंटरप्ट का मतलब ये कि नॉर्मली द प्रोग्राम कंटिन्यूज टू रन फुल स्टीम, जो भी आपने प्रोग्राम दिया है सीपीयू एग्जीक्यूट करता रहेगा अनटिल के इंटरप्ट आए। जब इंटरप्ट आएगा तो हाँ सीपीयू बिकम स्लो, वो अपना नॉर्मल को पुश कर देता है स्टैक में चीजें, फिर वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को लोड करता है, इंटरप्ट को प्रोसेस करता है। इंटरप्ट अगर स्लो आईओ डिवाइस है तो वो स्लो प्रोसेसिंग होगी, आहिस्ता आहिस्ता इंतजार करेगा डेटा आने का जाने का। तो इंटरप्ट डायरेक्ट आईओ टू मेमोरी ट्रांसफर जिसको डीएमए कहते हैं, दैट ऑल्सो यूजेज इंटरप्ट। ये पहली चीज याद रखिएगा, दैट यूजेज इंटरप्ट। मगर जो सीपीयू को जो करना पड़ता था इंटरप्ट सर्विस रूटीन और इंटरप्ट की प्रोसेसिंग और पुश और पॉप, इस तरह की चीजें अब वो करनी नहीं पड़ती हैं। वो सीपीयू को सिर्फ ये बताया जाता है कि नाउ द डीएमए स्टार्टिंग, नाउ द डीएमए स्टॉपिंग। कुछ उसको अगर सीपीयू को जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ताकि कोई डेटा में कोलिजन ना हो या डेटा ओवरलैप ना आए, मे बी सम रजिस्टर्स कंटेन द स्टार्ट एंड स्टॉप मेमोरी लोकेशंस, कि इधर से इधर तक जो लोकेशन है वो डीएमए के पास चली गई है, वो डीएमए खुद ही उसको डील कर रहा है, ताकि सीपीयू डज नॉट interfere with those locations. But it makes use of the interrupts, but much less compared to an interrupt driven IO. और इसमें अपना एक प्रोसेसर होगा, ये डीएमए कंट्रोलर होगा that takes care of the data transfers. ये इसका अगर आपका फ्लो चार्ट देखना चाहें तो प्रोग्राम्ड आईओ में एवरीथिंग इज सीपीयू। सो सीपीयू ने सारा कुछ किया और डेटा आपका ट्रांसफर हो गया। इंटरप्ट ड्रिवन में वी सी देयर इंटरप्ट्स हियर, और इंटरप्ट्स के बाद जो है सीपीयू आईओ से डेटा लेके सीपीयू या सीपीयू से मेमोरी। बट शुरू के जो स्टेप्स हैं वो इसमें सीपीयू ही कर रहा होता है पोलिंग प्रोग्राम्ड आईओ में। इसमें ये इंटरप्ट्स हैं जो कि इस लेवल पे आते हैं, बाकी इट इज सिमिलर। डीएमए में वी हैव द डीएमए कंट्रोलर या डीएमए मॉड्यूल कह लें उसको। वो सीपीयू को इन्वॉल्व किए बगैर सीपीयू को सिर्फ आखिर में बता देता है, शुरू में इन्फॉर्म करता है कि ये डीएमए ट्रांसफर होने लगा है, और ये जो पोर्शन में 100 वर्ड्स हैं, these will be transferred from some external peripheral to this location of the memory। इतना पता चल जाता है सीपीयू को, और सीपीयू जो है बस वो उसके बाद अपना काम अलग करता रहता है, डीएमए कंट्रोलर अपना काम करता जाता है। जब when this transfer has been completed then the CPU gets an interrupt to know कि अब ये इतनी ट्रांसफर कंप्लीट हो गई है। So this is a much simpler, देखें कंपेयर टू सीपीयू का रोल इतना था, इसमें सीपीयू का रोल इज मच लिमिटेड। इसका एडवांटेज है ये कि DMA allows to take away load of the CPU for IO transfers. Basically, IO transfer rate is limited by the speed with which the processor CPU can test the service or device। तो जिसमें CPU पे डिपेंडेंट है IO, ऑफ कोर्स सीपीयू भी बॉग डाउन हो जाता है, और सीपीयू जो है वो स्लो, अगर स्लो पेरिफेरल है तो स्लो, उसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी। अगर पेरिफेरल फास्ट है तो स्पीड उसकी फास्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आइडिया ये कि सीपीयू पे से आईओ ट्रांसफर का लोड किसी तरह से रिमूव किया जाए। सो डीएमए इज हार्डवेयर मैकेनिज्म। इसमें हार्डवेयर में इन्वॉल्व है, डीएमए कंट्रोलर होता है, डीएमए इज इन्वॉल्व दैट अलाउज पेरिफेरल कंपोनेंट्स टू ट्रांसफर देयर आईओ डेटा डायरेक्टली टू द मेन मेमोरी विदाउट, ये इसका ये मैजिक है। तो सीपीयू को इन्वॉल्व के बगैर डेटा कैन बी ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी। It is important because it can allow the CPU to perform the other task that it was doing, और बहुत सारा जो कंप्यूटेशन का ओवरहेड था आईओ का वो एलिमिनेट हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो ये आता है, या इसकी जो कॉन्स है वो ये कि एडिशनल हार्डवेयर इन द फॉर्म ऑफ डीएमए कंट्रोलर इज रिक्वायर्ड। अगर आपके सीपीयू में या आईओ में आपके पास डीएमए कंट्रोलर की प्रोविजन नहीं है, आप देखिएगा आपके लैपटॉप में भी होती है, हर जगह हर मॉडर्न कंप्यूटर में डीएमए इज कंटेंट, क्योंकि उसके बगैर आजकल काम चल ही नहीं सकता। इट सीपीयू विल बिकम ओवरलोडेड। तो आपके हर चीज में डीएमए कंट्रोलर छोटी सी चिप होती है जो कि अलाउ करती है टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली फ्रॉम पेरिफेरल टू योर मेन मेमोरी। दिस इज जिस तरह कोई भी आपका, मैंने कहा था आईओ मॉड्यूल आपने पीछे देखा था कुछ स्लाइड्स पहले, दिस इज सिमिलर। कोई भी आईओ आपका ट्रांसफर होगा, दे विल बी डेटा रजिस्टर
एंड सम एड्रेस रजिस्टर, और तीसरा कंट्रोल। यही चीज़ें आपकी लगी होती हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में बस के साथ। इसमें भी ऐसे ही है। इसमें अगेन यू वांट टू कीप अकाउंट ऑफ हाउ मच डेटा इज हैज टू बी ट्रांसफर्ड, ताकि आपको पता चले। उसका फायदा ये है कि सीपीयू भी अगर कोई डेटा राइट कर रहा है मेमोरी में, सीपीयू विल नो कि ये इधर से इधर तक आपके पास ये जो है ये डीएमए के अंडर है इस वक्त, तो उस डेटा को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस मेमोरी एरिया को। Then you have simple control signal, request DMA, acknowledge DMA, interrupt, read, write, etc. ये टिपिकल आपका एक DMA मॉड्यूल है, DMA कंट्रोलर है। थोड़ी सी मजीद डिटेल्स के साथ ना BF3 बसेस, ये आपकी डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस शोन है, उसी तरह की कोई डायग्राम है, सम मोर कनेक्शन आर शोन हियर। और ये आपके जो आईओ पेरिफेरल आईओ डिवाइस है, इसको पता चलता है कि DMA ये रिक्वेस्ट भी कर सकता है, एक्नॉलेज भी कर सकता है, ये कंट्रोल सर्किट है। बहरहाल, सो विद दिस सम मोर डिटेल्स हियर, ये डेटा फिर आपका मेमोरी में डायरेक्टली, बस वही कनेक्टेड है सारी आपस में, सिर्फ सीपीयू को आपने ये बताना होता है कि वो इंटरफियर ना करे व्हेन डीएमए इज टेकिंग प्लेस। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि डेटा करप्ट ना हो। अदरवाइज सीपीयू अपना काम करता रहता है, और सीपीयू को अगर कोई और मेमोरी एक्सेस करनी है फ्रॉम सम अदर एरिया, तो वो उसको एक्सेस कर लेगा। वो डीएमए में कंट्रोल के अंदर प्रोविजन है, उसको रोक देगा थोड़ी देर के लिए। सीपीयू को रजिस्टर कमांड आई है जिसमें सीपीयू गेट्स डेटा फ्रॉम सम अदर लोकेशन ऑफ मेमोरी अदर देन जो कि डीएमए को चाहिए, तो वो कर सकता है काम सारा कुछ। जस्ट सम ब्रीफली डिस्क्राइबिंग के डीएमए कैसे ट्रांसफर होगा। The starting location in memory to read from or write is communicated on the data lines and stored by the DMA controller in its address register. ठीक है, लोकेशन बता दी, जैसे आउटपुट बता देते हैं कितने वर्ड है, जो काउंट वाला था 100 वर्ड्स ट्रांसफर करने हैं, 200 वर्ड्स ट्रांसफर करने हैं, हाउ मेनी वर्ड्स हैव टू बी ट्रांसफर्ड। और फिर उसके प्रोफेसर अपना काम शुरू हो जाता है, डीएमए कंट्रोलर अपना काम शुरू हो जाता है। डीएमए मॉड्यूल ट्रांसफर द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा वन वर्ड एट अ टाइम। ठीक है, डेटा उठा के उधर डायरेक्टली मेमोरी में रखा जाता है without going through the processor. When the transfer is complete, the DMA module sends an interrupt signal to the processor and बस that's it. तो ठीक है, ये बड़ा सिंपल हो जाता है आईओ का काम from external device to the CPU. So this is for example hard disk से आपने हार्ड डिस्क से डेटा जो है वो मेमोरी में ट्रांसफर करना है। तो instead of CPU communicating to the hard disk each and every to transfer one byte at a time, तो CPU जो है वो DMA कंट्रोलर को बता देगा कि हार्ड डिस्क की इस लोकेशन से इतने ब्लॉक्स जो हैं वो मेमोरी में ट्रांसफर करने हैं, तो बाकी फिर ये DMA के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो एक्सटर्नल पेरिफेरल्स की ज़्यादातर ट्रांसफर जो होती है वो थ्रू DMA होती है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये जिसके अंदर सम अदर आर्किटेक्चर आल्सो पॉसिबल। इसके बाद ये बता दें। सो दिस फॉर एग्जांपल, इसकी तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशंस है। दीज आर नोन एज कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डीएमए। डीएमए कंट्रोलर आपका एक कम से कम एक कंट्रोलर होना जरूरी है। दिस इज योर, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ये आपकी तीनों बसेस को शो कर रहा है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। तो डीएमए कंट्रोलर इस केस में देयर इज जस्ट वन बस इन द सिस्टम। ईच ट्रांसफर, ये इसकी इंटरेस्टिंग चीज है, ये पहली सबसे सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, एक ही बस है इसमें। ईच ट्रांसफर यूजेस बस ट्वाइस। कैसे? पहले आईओ से डीएमए आता है और डीएमए से मेन मेमोरी जाता है, तो सीपीयू भी नहीं इन्वॉल्व हो रहा, सीपीयू का चक्कर नहीं है। मगर डीएमए जिस तरह आपने अरेंज किया है, the way it has been arranged and organized is that there is just one bus. The simplest architecture है डीएमए का। आईओ डिवाइस जो है वो डीएमए को डेटा भेजती है इसी के थ्रू, ये कहते हैं बस इज यूज्ड ट्वाइस, और डीएमए जो है मेमोरी में डाल देते हैं। ये तो हर डिवाइस जो है डीएमए में डेटा और डीएमए से मेमोरी, सीपीयू का इन्वॉल्व नहीं करते, बट दिस इज हाउ इट इज अरेंज्ड बिकॉज़ देयर इज जस्ट वन बस, सिंपल आर्किटेक्चर। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें यू हैव मल्टीपल डीएमए कंट्रोलर्स, और डीएमए कंट्रोलर से आगे डिवाइसेस जो है वो डीएमए कंट्रोलर के आगे कनेक्टेड हैं। फिर उसमें आपकी एक ही बस के ऊपर आपकी आईओ डिवाइसेस भी थी और डीएमए कंट्रोलर भी था। सो सिंगल बस इंटीग्रेटेड, सिंगल बस, बट वी हैव एन इंटीग्रेटेड डीएमए कंट्रोलर, और कंट्रोलर में सपोर्ट मोर देन वन डिवाइस। ईच ट्रांसफर यूजेस बस वंस, ये इसका मेन जो करेक्टरिस्टिक, सिंगल बस और ईच ट्रांसफर यूजेस बस वंस, ये इसकी दो खास चीजें हैं। ये आपकी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है डीएमए की। इसमें ये होगा कि सीपीयू कह देता है कि ये आप डीएमए कंट्रोलर से ये डिवाइस का डेटा इधर जाना है, ओनली वंस इधर से डेटा लेके इस एक ही बस के ऊपर द डेटा विल बी ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी। इस डिवाइस से डेटा विल बी ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी,
इसी तरह इससे भी डेटा कैन बी ट्रांसफर। ये मेमोरी एक्सेसर रिमेंबर ये किसी और काम के लिए नहीं है, मेन मेमोरी में आपने डेटा डायरेक्टली रीड राइट करने के लिए वी हैव दिस डीएमए कंट्रोलर। इसकी याद रखिएगा डीएमए कॉन्फ़िगरेशन 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टिल अ सिंगल बस एंड जस्ट वन बस इज यूज्ड जस्ट वंस, ठीक है। और जब कंप्लीट हो जाता है तो सस्पेंडेड का मतलब ये है कि व्हेन द डेटा इज कम, वो इंटरप्ट करके बताता है कि अब डेटा जो है वो ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। सो सीपीयू हैज टू नो, ताकि वो उस मेमोरी को यूज कर सके। पहले इसलिए बताते हैं स्टार्टिंग के लिए कि उसको तंग ना करे, इंटरफियर ना करे। सेकेंडली व्हेन कंप्लीट हो जाए तो आप यूज कर सकें। कॉन्फ़िगरेशन 3 जो है रिमेंबर की, ये बाकियों से डिफरेंट है। इसमें देयर आर मल्टीपल बसेस दैट आर पॉसिबल, और इसमें ये एक अलग बस है और ये एक अलग बस है। डीएमए कंट्रोलर एक ही, इसमें जितनी भी आईओ डिवाइसेस होंगी वो आपके जो कंट्रोलर के ऊपर सेकंड जो बस है आईओ बस, दिस इज आईओ बस, इसके ऊपर आपके आईओ डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। सारी आईओ डीएमए एनेबल्ड डिवाइसेस इस बस से कनेक्ट हो जाएंगी। और ये भी अब एक दफा ही आपकी बस इधर से डेटा इधर मेन मेमोरी में ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। डिस्टिंक्ट फीचर इज देयर इज जस्ट वन डीएमए कंट्रोलर, और आपकी बस भी इज आल्सो यूज्ड वंस, और आपका बाकी नॉर्मल इधर से डेटा इज ट्रांसफर्ड। कुछ पूछना चाहते हैं? आई थिंक समबडी हैज रेज्ड हैंड, मुझे नजर आ रहा है। सर वो आपने पिछले वाले में बताया था कि सीपीयू 2 बार इंटरप्ट होता है, लेकिन स्लाइड में लिखा हुआ था सीपीयू सस्पेंडेड वंस। सस्पेंड, अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि जिसमें कि वो डेटा आपको चाहिए, तो जो डीएमए नॉर्मल ट्रांसफर होता है ना, वो ट्रांसफर होता ही ऐसे है कि सीपीयू को फर्स्ट जो है वो सीपीयू हैज टू नो कि डीएमए अब शुरू हो चुका है कहीं इस एड्रेस से इस एड्रेस को और सेकंड टाइम कंप्लीट होने का। तो जो फर्स्ट टाइम होता है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सीपीयू को इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि 100 बाइट्स हैं और वो ट्रांसफर होंगे। सेकंड जो है ना वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, वो सीपीयू चल रहा है उसको पता चल जाता है कि ये खत्म हो गया, वो रुकता कोई, उसने वो कुछ करना नहीं होता, उसको बस ये पता चल जाता है कि ये डीएमए कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट वन जो है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि उसमें अगर सीपीयू ने कुछ उस मेमोरी के साथ या उस डेटा के साथ करना है तो वो अपने आप को थोड़ा सा वो करेगा, अपने यानी कोई स्टेटस वाला को अपडेट करेगा, या उस मेमोरी को वो क्या कहते हैं उसको जो ओएस में करते हैं कि उसको आउट ऑफ बाउंड कर देते हैं, मेमोरी यूज ना हो, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वगैरह। तो फर्स्ट इंटरप्ट इज इम्पोर्टेंट। सेकंड इंटरप्ट जो होगा वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी, स्टेटस होगा ये बस खत्म हो चुका है। तो फर्स्ट जो होगा ना दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, ठीक है। सेकंड वाला जो होगा ना उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी, उसमें और कुछ नहीं करना होगा उसको। फर्स्ट वाले में जो भी सीपीयू ने कुछ एक्शन लेना होगा या कोई करेक्शन या रिस्ट्रिक्ट करना होगा उसकी मेमोरी एक्सेस वगैरह, वो फर्स्ट इंटरप्ट पे डीएमए के स्टार्ट पे करेगा। तो इस उसको लिखा हुआ है सीपीयू सस्पेंडेड वंस। सेकंड वाला विल बी जस्ट इंफॉर्मेशन के कंप्लीट हो चुका है। बाकी इनके तीन जो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, एक में दो में सिंगल बसेज हैं, एक में एक डीएमए था, एक में मल्टीपल डीएमए। ये तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें मल्टीपल बसेज हैं, आईओ बसेज थ्रू एन डीएमए कंट्रोलर। और आइडिया ये कि आईओ का डेटा सीधा मेमोरी में चला जाए और मेमोरी से डेटा अगर बाहर आना है वो सीधा आईओ के थ्रू आ जाए, डीएमए कंट्रोलर के थ्रू, सीपीयू को डिस्टर्ब ना किया। तो सर जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में शायद लिखा हुआ था कि सीपीयू सस्पेंडेड ट्वाइस, सब में हाँ सस्पेंडेड ट्वाइस। इसमें ये मसला है, एक दफा डेटा इधर आएगा, दूसरी दफा इधर जाएगा। अच्छा ठीक है, इसमें दो दफा ट्रांसफर होना है। ठीक है। इसका ये है बड़ा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, वो नोट करें, बस आईओ डिवाइस है वही बस है ना, अलग बस भी नहीं है, डीएमए भी एक ही है। तो वो हर दफा उसको एक दफा जब इधर जाते हुए तब बताएगा और फिर दूसरी दफा बताएगा इधर जाते हुए। ये इसलिए जो कि बहुत सिंपल है, इसमें एक ही बस है, बस भी अलग नहीं है, तो सीपीयू हैज टू टेक केयर ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन। दूसरों में चूंकि अलग डीएमए कंट्रोलर हैं और तीसरे वाले में तो बस भी अलग है, इसलिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन सीपीयू को देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, उसमें सीपीयू पे फिर भी थोड़ा सा लोड आता है, बाकी दो में बिल्कुल नहीं आता, बहुत काम। अच्छा फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल दी है, डिवाइस ड्राइवर एलोकेट्स अ डीएमए बफर, ठीक है। वो एक बताता है ये डीएमए में कि ये डाटा ट्रांसफर करना है, सेंड द सिग्नल टू डिवाइस इंडिकेटिंग वे टू सेंड डेटा। वे टू सेंड डेटा का मतलब है कि मेमोरी का एड्रेस बताएगा, वो हो जाता है बस। फिर डिवाइस राइट्स डेटा टू डीएमए बफर, रेजेस इंटरप्ट व्हेन फिनिश्ड, ठीक है। डीएमए बफर पर आ गया, इंटरप्ट हैंडलर गेट्स डेटा फ्रॉम डीएमए बफर, अब डीएमए बफर से डेटा उठाएगा, एक्नॉलेजेस इंटरप्ट
अवेकन सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस द डेटा। ये सीपीयू जो है ना, इसके टाइम पे ये सीपीयू का काम है। जो इंटरप्ट हैंडलर जब आएगा, वो डेटा होगा उसके पास, एक दफा तो उसको करना पड़ेगा ये, एक केस में 2 दफा करना पड़ेगा पहले। सिमिलर ये थोड़ा सा कुछ मैंने स्लाइड्स खुद बनाई है, कुछ मुझे अच्छी डायग्राम मिल गई थी और वो मैंने दूसरी तरह यूज की। आई थॉट कि उसका मैं क्रेडिट भी दे दूं, ताकि ये ना हो कि मैं कई कोशिश की है मैंने कि स्लाइड जो बोरो की उनमें दिखा उनके साथ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट स्टेप क्या, डिवाइस ड्राइवर इज टोल्ड टू ट्रांसफर दिस डेटा टू बफर एड्रेस। ठीक है, तो ये डेटा चाहिए कुछ। डिवाइस ड्राइवर टेल दिस कंट्रोलर अब क्या होगा, ये डीएमए टू ट्रांसफर सी बाइट्स, कोई 100 बाइट्स लेट्स से, फ्रॉम दिस टू बफर एट एड्रेस एक्स। कोई लोकेशन बताएगा, ये मेमोरी की ये लोकेशन एक्स है, उसमें डेटा ये इतना ट्रांसफर करना है। 3 डिस्क कंट्रोलर इनिशिएट्स डीएमए ट्रांसफर। ठीक है, अब वो डेटा डिस्क से मेमोरी में जाना है। डिस्क कंट्रोलर सेंड्स ईच बाइट टू डीएमए कंट्रोलर। ये बाइट बाय बाइट रहा है या वर्ड बाय वर्ड जा रहा है, तो पूरा ये ब्लॉक ट्रांसफर नहीं कर रहा, ये छोटे चंक्स में डेटा ट्रांसफर कर रहा है। फिफ्थ, डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर बाइट्स टू बफर एक्स। बफर एक्स ये था जो मेमोरी में, इंक्रीजिंग मेमोरी एड्रेस एंड डिक्रीजिंग सी अंटिल सी। इस बार उसके कंट्रोलर काउंट को कम करता जाता है, काउंट जब खत्म हुई सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। फिर डीएमए इंटरप्ट सीपीयू टू सिग्नल ट्रांसफर कंप्लीशन। ठीक, जो इंटरप्ट का प्रोसेस लिखा था वो इत्तेफाक कर ले। तो बेसिकली ये इस तरह का सिंपल सा इसका एक मैकेनिज्म है। आजकल ये बहुत पॉपुलर है हार्ड डिस्क के ट्रांसफर में, और ये जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं आपके, वीजीए कार्ड एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके डीएमए बेस करते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व। आईओ बहुत बढ़ता जा रहा है इंटरनेट की वजह से, और बाकी जो पेरिफेरल्स आपके तो सारे अवेलेबल है, तो यू डोंट वांट टू बर्डन सीपीयू। आपका सीपीयू तो गीगाहर्ट्ज पे जा रहा है, आपके कीबोर्ड इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, सो यू डोंट वांट टू बर्डन सीपीयू विद स्लो प्रोसेसिंग। आप उसको बस डेटा को, डेटा अवेलेबल होता है उसको आप प्रोसेस कर लेते हैं। इसके अगेन मोड्स ऑफ ऑपरेशन में क्या लेंगे, यू कैन ट्रांसफर सिंगल बाइट ये मोड भी पॉसिबल है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर वर्ड या बाइट लेवल पे ही हो रहा होता है। फिर यू कैन ट्रांसफर ब्लॉक्स ऑफ डेटा, ज्यादा पॉपुलर ये ब्लॉक्स वाला है। इसमें अगेन देयर विल लॉट ऑफ ओवरहेड, अगर आपने 2-4 वर्ड ही ट्रांसफर करने हैं, लॉट ऑफ ओवरहेड, बट स्टिल इट इज बेटर, क्योंकि सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता। तो अगर थोड़ा भी ट्रांसफर करना है तो डीएमए कंट्रोलर अवेलेबल है, कुछ और नहीं कर रहा तो करता रहे। बट आई थिंक मोस्ट एडवांटेज वुड बी व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर द होल ब्लॉक्स, पूरी फाइल ट्रांसफर करनी है फ्रॉम प्रोग्राम है जो आपने रैम में अपलोड करना है डिस्क से उठा के, तो वो बजाय कि सीपीयू के एक बाइट ट्रांसफर करे, वो अच्छा डीएमए से कहीं वो पूरा आपका प्रोग्राम लोड कर देगा, डिस्क से उठा के सीपीयू मेमोरी के अंदर लोड कर देगा। Now some disadvantages of DMA. Basically, extra hardware is required. Extra hardware is required for DMA. ये free नहीं आता, so you need some extra design वाला में आपको extra डालना पड़ता है। एक chip होती है basically DMA की, that you need to introduce. ये कोर देख लें कि DMA is only useful for data transfers. तो अगर आपने कोई और चीज ट्रांसफर करनी है, प्रोग्राम करना है या कुछ और उसकी ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो आप प्रोसेसिंग नहीं कर सकते डीएमए में। कोई यू कांट चेंज द डेटा, या उसकी जो टीसीपी आईपी के हेडर अगर आपने रिमूव करने हैं या ऐसी कोई भी चीज करनी है, वो आप डीएमए के थ्रू नहीं कर सकते। यू स्टिल नीड एक्स्ट्रा सीपीयू। आपके ना डेटा पैकेट आ रहा है, पैकेट में से आपके हेडर वाला निकाल के डेटा को, सारी डेटा को सेव करते हैं, वो आप डीएमए से नहीं कर सकते। डीएमए विल ओनली ट्रांसफर डेटा, नथिंग एल्स। यू स्टिल नीड सीपीयू प्रोसेसिंग फॉर दैट। ये भी है क्योंकि आपका डेटा जो जिस तरह वी आर मूविंग टू आईपी बेस्ड डेटा ट्रांसफर, तो उसमें फिर डीएमए की उस लिहाज से इट इज स्टिल वेरी सिग्निफिकेंट, बट पॉइंट इज के वी नीड एक्स्ट्रा प्रोसेसर या प्रोसेसिंग पावर टू स्टिल डू मेनी ऑफ द डेटा फंक्शंस। ये सिर्फ रॉ डेटा को ट्रांसफर कर सकते। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग है कि डेटा जो आर्बिट्रेरी लोकेशन पे आप सेव नहीं करते, आमतौर पे आप स्टार्टिंग लोकेशन और नंबर ऑफ बाइट्स या नंबर ऑफ वर्ड्स उसको बताते हैं डीएमए को, कंट्रोलर को, और वो
ये इंटरेस्टिंग है कि ये कंटिन्यूस लोकेशन में उस डेटा को भर देता है बस। ठीक है, सो डीएमए इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस इन द सेंस कि आप उसको कहें कि ये डेटा जो है पहला वाला ये 100 लोकेशन पे रखना है, दूसरा 35 लोकेशन पे रखना है, तीसरा किसी और जगह डालना है, ऐसा वो नहीं कर सकता, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, जस्ट सिंपल डेटा ट्रांसफर। आप देखें ना, तो ये आपकी हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये बड़ी एफिशिएंट हो जाता है। अगर आपको पता हो कि आपके हार्डवेयर ने एक सिंपल रिपीटेटिव फंक्शन करना है, तो यू कैन मेक वेरी एफिशिएंट एंड फास्ट हार्डवेयर फॉर दैट। जितनी आप फ्लेक्सिबिलिटी डालते रहेंगे ना, आपका हार्डवेयर स्लो होता जाता है। तो अगर आपके हार्डवेयर को ये पता है कि 100 बाइट, या उसको बताना है कि इतनी बाइट्स हैं, इस लोकेशन से उठानी है, इस लोकेशन पे डालनी है, बस इतना सा काम करना है, तो ये डीएमए इसकी वेरी एफिशिएंट, वेरी लो कॉस्ट एंड वेरी एफिशिएंट डिवाइस। ये बस ये देख लें, सीपीयू इंटरवेंशन इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर इनिशियलाइजिंग डीएमए लॉजिक फॉर एवरी कंटीन्यूअस। तो पूरा ब्लॉक ट्रांसफर करना है, सिर्फ एक दफा आपको सीपीयू को इन्वोक करना पड़ेगा, हेंस ब्लॉक ट्रांसफर इज वेरी एफिशिएंट। अब थोड़े से दो चीजें और हैं जो कि अगेन मैंने इस लेक्चर का कॉन्टेक्स्ट ये था कि कुछ नई चीजों से आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, जो हो सकता है आप आगे जाके कहीं किसी कोर्स में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या OS में पढ़ें, या हो सकता है ना पढ़ें। एक और कॉन्सेप्ट आजकल डीएमए की एक दो समझ ले एडवांस फॉर्म्स अब आ गई हैं। एक को कहलाती है डायरेक्ट कैश एक्सेस DCA, और एक कहलाती है DDIO। वो इसकी भी स्लाइड एक दो मैं आगे दिखाता हूँ, डायरेक्ट डेटा IO। ठीक है, अब ये फर्क में देखें तो डायरेक्ट कैश एक्सेस, अब ये कि नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कैश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कोई कंप्यूटर आजकल एम्बेडेड हो, लाइट जैसा MIPS हमने देखा, या कोई भी एम्बेडेड प्रोसेसर हो या एडवांस प्रोसेसर हो इंटेल वगैरह के, कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कि कैश ना होती हो। अच्छा, कैश जब आ जाती है तो नॉट ओनली वन लेवल कैश, एक तो लेवल 1 ऑफ कैश जो है वो तो अक्सर सीपीयू के अंदर ही आजकल बना होता है, और लेवल 2 और लेवल 3 एक्सटर्नल बस के थ्रू कनेक्ट होती हैं, फिर मेन मेमोरी आ जाती है। तो दिस इज अ टिपिकल आर्किटेक्चर नाउअडेज, जिसमें कि कैश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इस कॉन्टेक्स्ट में डीएमए की सिग्निफिकेंस क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये मॉडर्न उस पर काम भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है, अभी भी हो रही है, और पिछले चंद सालों से, क्योंकि कैश के बगैर आर्किटेक्चर बनता नहीं। मसला ये आता है ना कि आपने मेमोरी को तो उठा के आपने, या ना इसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, कोई डेटा आया आपका कंट्रोलर का मतलब ये है कि आपका मेमोरी डेटा कंट्रोलर है, कोई कंट्रोलर आया, आपने डेटा उठा के मेमोरी में डाल दिया। मसला ये है कि वो कैश में वो डेटा पड़ा था और सीपीयू उसको यूज कर रहा था। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये एक बड़ा अजीब सा एक प्रॉब्लम बन जाता है कि सीपीयू को फिर आपने, ऑफ कोर्स कंट्रोल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अब आप ये करते हैं कि जो आपका कैश है, कैश का लेवल दैट इज क्लोजेस्ट टू द मेन मेमोरी। लेट्स से आपके पास 3 लेवल की कैश है, लेवल 1 इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू, फिर लेवल 2 है, फिर लेवल 3 है दैट इज क्लोजर टू द मेन मेमोरी। ठीक है, स्लो कैश है जो कि मेन मेमोरी के पास है। अब आप ये करते हैं कि इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा टू द मेन मेमोरी, आप वो लेवल 3 कैश और मेमोरी दोनों में अपडेट करते हैं। अदरवाइज आपका प्रोग्राम मेमोरी में आप अपडेट कर भी लें तो उसको आप पूरी तरह उसकी सिग्निफिकेंस या उसकी पूरी करेक्टनेस और उसकी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपका डेटा फिर वो आपका वो क्या आपको पता है क्या हो जाता है, इनवैलिड कहते हैं उसको फिर। तो अगर डेटा मेमोरी में कुछ और आ गया और कैश में कुछ और है, तो बेसिकली दैट विल इन्वोक अ राइट। जब आप उसको यूज करना चाहेंगे तो आपको ब्लॉक रिप्लेस करना पड़ेगा। ब्लॉक रिप्लेसमेंट की कॉस्ट मेन मेमोरी, तो आपके लेवल्स ऑफ कैश पीछे जाते रहते हैं, आगे 3 4 आगे, और क्लोजर टू मेन मेमोरी आपकी जो कॉस्ट है टू रिप्लेस अ ब्लॉक दैट गोज अप सिग्निफिकेंटली। शुरू के लेवल्स फास्ट होते हैं, लेवल 1 टू 2-4 साइकिल्स पर डेटा ले रहे होते हैं पर लाइन एक्सेस, और जब मेमोरी के पास जो लेवल होगा उसे तो वो 25 लेता है, और मेमोरी शायद 100 साइकिल लेती हो पर ब्लॉक है जब वर्ड एक्सेस। ठीक है, तो इसलिए अब जो कॉन्सेप्ट है दिस इज नोन एज डायरेक्ट कैश एक्सेस, ये डीएमए के एडवांस चीजों में आता है, जिसमें कि आप व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग टू द मेमोरी यू मेक श्योर कि अगर वो डेटा कैश में ब्लॉक पड़ा है तो द क्लोजेस्ट लेवल टू द मेमोरी जो कैश का है वो कैश को भी अपडेट कर लेते हैं। समटाइम्स इवन जस्ट द कैश इज अपडेटेड। ठीक है, अगर बहुत बड़ी, क्योंकि कैश भी इतनी बड़ी हो गई अब कि कैश को अपडेट कर देते हैं लेवल 3 कैश को लेट से, और वो जब बाद में जब राइट थ्रू होगा तो वो मेन मेमोरी उस टाइम पे अपडेट हो जाएगी। तो ये दिस इज समथिंग दैट इज करंट डायरेक्ट कैश एक्सेस, जिसमें कि डीएमए से एडवांस फॉर्म ये कि अब आप जो कैश लेवल है, हाईएस्ट कैश लेवल जो कि स्लोएस्ट कैश होगी क्लोजेस्ट टू मेन मेमोरी, दैट इज अपडेटेड rather than the memory alone या other levels of cache।
एक और चीज़ है ये, आई कुड नॉट फाइंड, इसमें रिसर्च पेपर्स वगैरह ज़्यादा थे तो मुझे कोई बहुत मज़ेदार स्लाइड मिली नहीं। बारह थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। DMA, ये DDIO स्टैंड फॉर डायरेक्ट डेटा IO, ठीक है। अब ये नॉर्मल, चलिए इसको देखिए, नॉर्मल DMA ट्रांसफर टू मेमोरी किस किस्म का होता है? सो DMA ट्रांसफर मेमोरी से आपके ये मल्टीपल प्रोसेसर हैं, ये कोर का मतलब है मल्टीपल प्रोसेसर कोर हैं आपके पास, मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट है। ये लास्ट लेवल कैश, मैंने कहा था लास्ट लेवल कैश में आपको ये अपडेट करना होता है। तो नॉर्मल DMA ट्रांसफर में लास्ट लेवल कैश तक आप अपना चले जाते हैं, उसको अपडेट कर देते हैं, मेन मेमोरी को भी अपडेट कर देते हैं, और मे बी डेटा इज रिक्वायर्ड बाय वन ऑफ द कोर्स in your multi-core environment. IO में अगर आपने कुछ ट्रांसफर करना है, IO, दिस इज द IO, ये मेन मेमोरी है, ये IO आपका। अच्छा, अब IO का भी ट्रांसफर, DMA ट्रांसफर, ये DMA कंट्रोलर है आपका, सो यू कैन ट्रांसफर टू द लास्ट लेवल ऑफ कैश और थ्रू दिस DMA। अब DDIO, डायरेक्ट डेटा IO ट्रांसफर टू कैश, ये सारी की सारी ट्रांसफर अब मेन मेमोरी, इसमें तो मेन मेमोरी है, इनमें मेन मेमोरी का कोई रोल खत्म हो जाता है बिल्कुल, मेन मेमोरी इज आउट ऑफ पिक्चर। कोर आपके कोई मल्टी कोर प्रोसेसर है, वो लास्ट लेवल कैश, और ये आपकी IO में आ जाता है, बस ये आपका बेसिकली डेटा का फ्लो बन जाता है। तो ये आपका अब जो आजकल IO लेटेस्ट जो है उसमें ये कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, पेरिफेरल से डेटा डायरेक्टली कैश और फिर आपके मल्टीपल कोर को दे देता है, और जो मेमोरी में अपडेट करनी है वो बेसिकली सारी की सारी आप लास्ट लेवल ऑफ कैश और DMA कंट्रोलर, ये दो एक्टिवली पार्ट पे कर रहे होते हैं। रीजन उसका ये है कि लेवल्स ऑफ कैश जो है वो मल्टीपल हो गई हैं, IO की जो स्पीड है ये भी इम्प्रूव हो गई है, ब्लॉक्स की फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टीपल कोर है, और मल्टीपल कोर की ये जो कैश होती है, ये मैंने आपको कहीं बताया हुआ, बट आप फिर नोट कर लें कि जो कैश इज यूज्ड एज अ मीडियम टू एंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोग्राम। तो लास्ट लेवल ऑफ कैश है वो सबको नजर आएगी, हर प्रोसेसर को, इसमें आपकी कोई डेटा बिट्स होती हैं, वैलिड इनवैलिड बिट्स द्वारा, जिसकी वजह से पता चलता है कि कोई ब्लॉक ऑफ कैश है, लाइन ऑफ कैश वो वैलिड है कि नहीं है। सो बेसिकली डायरेक्ट डिजिटल IO इज एन IO मैकेनिज्म जो कि DMA कंट्रोलर के थ्रू लास्ट लेवल ऑफ कैश एंड देन द CPU डायरेक्टली मेक्स यूज ऑफ द डेटा, मेन मेमोरी का चक्कर खत्म हो गया। तो ये आजकल ये चीजें कुछ हैं जो कि DMA के डोमेन में काम हो रहे हैं। So this brings us to the end of एक स्लाइड मैंने बीच में नहीं बताई, थोड़ी डिस्क्रिप्टिव थी, बार आप देख लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि DMA का कोई आइडिया हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का आइडिया हो, और वेयर एंड हाउ इट इज यूज्ड, कैसे उसको यूज, स्टार्ट कैसे होता है और एंड कैसे होता है DMA, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस वन। अब दूसरी प्रेजेंटेशन है वो अगेन इट्स अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन, वो है अबाउट वर्चुअल मेमोरी, एंड वी विल नाउ लुक एट दैट प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये बेसिकली मैंने ऐसा लिखा हुआ है, तो दिस इज अबाउट वर्चुअल मेमोरी, और ये भी पर्पस ये है कि थोड़ा सा आपको मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में, मेमोरी सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में आइडिया हो कि आजकल कंप्यूटर में, सो दिस इज समथिंग अगेन दैट इज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स, और इसमें भी बड़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो आपको जो सिर्फ आइडिया देना है, अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ें या OS पढ़ें तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस वर्चुअल थिंग आल्सो। तो मेन मेमोरी के आपके पास प्रॉब्लम या इशू किस किस्म के आते हैं? एक तो ये कि आपके प्रोग्राम का साइज आप देखते हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप PC के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो कई गीगाबाइट के भी कई एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं, और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MIPS हमने देखा हुआ है कि दी मेमोरी जो नंबर ऑफ बिट्स इन दी एड्रेस बस आर 2⁻32, तो ये GB में 4 GB बन जाते हैं आपके लोकेशंस, डिस्टिंक्ट लोकेशन बाइट वाइज मेमोरी की। अच्छा, इशू ये है कि आपके प्रोग्राम का जिस तरह डेवलपमेंट होती जा रही है, और उसमें अब आपने देखा था कि वो जो मेमोरी जो मैप की, हमने एक MIPS की मेमोरी मैप को भी डिस्कस किया था एक दफ़ा, पहली लैब में भी किया था।
सो वी हैव टू एलोकेट सम स्पेस, कोई स्पेस डेटा के लिए, कोई स्पेस प्रोग्राम के लिए, कोई स्पेस ओएस के लिए, कोई आईओएस के लिए। तो पूरी की पूरी जो स्पेस है, लेट्स से अगर 4 GB है या ज़्यादा भी है, वो सारी की सारी अवेलेबल नहीं होती। वी हैव लेसर स्पेस। अच्छा, अब आप एक तो ये, सो द मेमोरी स्पेस, द फिजिकल, इसको हम क्या देते हैं फिजिकल। तो फिजिकल रैम स्पेस इज लिमिटेड, वो लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स, नंबर 1। नंबर 2, जब आप उसको ओएस वाला डाल के जब एक रनिंग फॉर्म में कंप्यूटर किसी को लेके आते हैं, तो आपकी वो पूरी स्पेस भी नहीं बचती। नॉर्मली प्रोग्राम के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए आधी स्पेस ही तकरीबन बचती है। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। तो पहले तो आप चाहेंगे कि नॉट इनफ रैम। अच्छा, एक ये कि दूसरा ये कि विद द ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी अब 64 बिट तक के भी चीजें आ गई हैं, वो रियली रैम, और रैम भी सस्ती होती जा रही है। सो दैट इशू इज देयर, बट ये आहिस्ता आहिस्ता सिग्निफिकेंट नहीं रहता, क्योंकि प्रोग्राम्स की कम्प्लेक्सिटी इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी कि आपकी हार्डवेयर की आपके पास रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं। मूर्स लॉ है, उसमें मूर्स लॉ एक में लगता है, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली ये वन कंस्ट्रेंट इज that we don't have enough RAM, physical RAM। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि now it is becoming very common कि you run multiple programs at a time, या multiple यूजर आपके कोई भी सिस्टम यूज कर रहे होते हैं आपके, स्पेशली आई एंड कंप्यूटिंग में। सो मल्टीपल यूजर हैं, या आप भी बहुत सारे, आप खोले कई दफा ये जो प्रोसेस जो आपको ओपन करें कंट्रोल ऑल्ट डिलीट के साथ, तो यू विल सी मल्टीपल प्रोसेसेस दैट आर रनिंग। वो प्रोसेसेस सारे कहाँ रन हो रहे होते हैं, वो तो उसी रैम पे रन हो रहे होते हैं। अब एक उसमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जो मैं थोड़ा सा आगे जाके और भी बताऊंगा। एक है होल्स। होल्स का मतलब ये है कि आपके पास लेट्स से 4 GB की स्पेस थी, आपने एक प्रोग्राम 2 GB का लोड किया, एक प्रोग्राम 1 GB का लोड किया, और उसके बाद आपने जो 1 GB वाला प्रोग्राम था उसको निकाल दिया, अब आपने 2 GB का लोड करना है। अब आपने जो प्रोग्राम जहां से खाली हुआ वो स्पेस तो आपके पास है, मगर ओवरऑल स्पेस आपके पास हो सकता है कि ज्यादा भी हो, बट कोई 3 GB का प्रोग्राम आ गया, 2 GB का वो रन नहीं होगा, क्योंकि स्पेस आपके पास कुछ शुरू में अवेलेबल है, कुछ नीचे अवेलेबल है। तो यू डोंट ऑलवेज हैव कंटिन्यूअस यानी साथ साथ स्पेस अवेलेबल नहीं होती हर दफा। कोई एक प्रोग्राम पहले लोड हुआ, वो किसी और कैपेसिटी का था, वो जब खत्म हो गया वो जगह अवेलेबल होगी, फिर दूसरा प्रोग्राम रन हुआ, फिर जो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम, मुख्तलिफ साइज के प्रोग्राम, मुख्तलिफ रैम ऑक्यूपेंसी के साथ रन हो रहे होते हैं, और एग्जिट और स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो हर दफा आपका पूरी मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि हो सकता है स्पेस आपकी चंक्स, स्मॉलर चंक्स में अवेलेबल हो, मगर जी क्या कहते हैं फ्रेगमेंटेड या डिफ्रेगमेंटेड, मगर वो इकट्ठी अवेलेबल नहीं होती, उसको कहते हैं होल्स। तो स्पेस इज अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल इन अ कंटिन्यूअस वे, जिसमें आप प्रोग्राम कोई बड़ा प्रोग्राम रन कर सकें। तीसरा इशू ये कि जब प्रोग्राम में कई दफा पॉसिबल है कि वो एक शेयर्ड कोई एक डेटा आप कह देते हैं कि ये फलाने एड्रेस पे राइट कर दे, ठीक है, कुछ देर बाद कोई और प्रोग्राम चलता है, वो अपना ही डिफरेंट प्रोग्राम है, बट वो उसी डेटा के ऊपर वो भी राइट कर देते हैं। तो ये पॉसिबल है, अगर रैम एड्रेस स्पेसिफाइड हो, तो उस केस में इट इज पॉसिबल दैट 2 programs और more than 1 program can write to the same location or distort the data that exists at that location। इसको कहते हैं सिक्योरिटी, प्रोग्राम की सिक्योरिटी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये टिपिकल ये 2-3 तरह के इश्यूज हैं जो आपके हर मल्टीपल यूजर और मल्टीपल जो प्रोग्राम आपने रन करने हैं उनमें आपको एनकाउंटर करने पड़ते हैं। इस सब का एक सोल्यूशन है दैट इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में आप दो इसको आप कह देते हैं कि मेरी मेमोरी के 2 हिस्से हैं। तो व्हाटएवर द प्रोग्राम हैज, प्रोग्राम जिस भी मेमोरी को रेफर करता है वो आप कह देते हैं कि वो वर्चुअल मेमोरी। फिर आप खुद विद द हेल्प ऑफ ओएस एंड योर ओन सॉफ्टवेयर यू मेक अ टेबल जिसमें कि आप उस मेमोरी को अपनी फिजिकल मेमोरी पे मैप करते हैं। So everything that the software does, whatever program that you have written, जितना भी उसका मेमोरी के रेफरेंसेस हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, रजिस्टर में आपने ऑफसेट दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, एवरीथिंग दैट इज बेसिकली इन अ वर्चुअल स्पेस। और आप खुद एक मैपिंग बनाते हैं अपनी मर्जी से, जो कि उसको एक फिजिकल स्पेस पे मैप करते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। बहरहाल जो मैपिंग बनाते हैं आप उसको आप एक पेज टेबल पे रखते हैं, उसको दैट इज नोन एज अ पेज टेबल, इसका भी डिस्क्राइब करेंगे आगे जाके। और जो मैपिंग है, हाउ पेज टेबल इज ट्रांसलेटेड टू अ फिजिकल एड्रेस लोकेशन इज नोन एज अ ट्रांसलेशन। दिस इज एन एग्जांपल। अगर आपके पास कोई प्रोग्राम आपने ये लोड कर दिया, फिर आपने ये अगला लोड कर दिया,
फिर आपने ये प्रोग्राम लोड करना है, तो यू विल नॉट बी एबल टू रन द प्रोग्राम, बट यू डोंट वांट, क्या करेंगे आप फिर? तो आपका प्रोग्राम, आपने अगर तीसरा प्रोग्राम भी उसको रैम वही फिजिकल कैपेसिटी है इसके अंदर ही चलाना है, तो यू विल नॉट बी, तो आपको या तो कोई प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट, या आपको उस प्रोग्राम को मेमोरी से निकालना पड़ेगा, वट। तो ये आपके टिपिकल आजकल के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि रैम इज लिमिटेड, या आपकी लेट से 8 GB तक कंस्ट्रेंड है। वो प्रोग्राम्स कैन बी मैनी, मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल प्रोग्राम, दे वांट टू रन ऑन द सेम फिजिकल स्पेस, जिसके लिए आपको कोई सिस्टम बनाना पड़ता है जिसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है जो इसमें जो जादू है, वो ये है कि यू नेवर एक्चुअली रन आउट ऑफ स्पेस। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताने चाहिए। तो बेसिकली आपके पास जो हार्ड डिस्क है, आपकी हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है, वो आप आजकल देख लें, वो 1 टेराबाइट या 500 GB, तो मसला ही कोई नहीं। और रैम कितनी है? 4 GB, 8 GB। तो कम से कम भी आपके पास ऑर्डर ऑफ 100 कह लें, एक एक्स्ट्रा आपके पास स्पेस अवेलेबल है। हाँ, इशू क्या है? इशू ये कि अगर मेमोरी जो है वो 100 साइकिल में, CPU साइकिल्स में यू कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द मेमोरी, तो जो हार्ड डिस्क है वो दैट में टेक 100,000, वो उससे कोई 1000 टाइम मेमोरी से भी कम से कम भी 100,000 या इवन मोर स्लो होगी। तो हार्ड डिस्क इज मच मच स्लोअर, बट स्पेस इज ऑलमोस्ट इन्फिनिट कह लिए, बहुत ज्यादा स्पेस है कंपेयर टू मेमोरी। तो मेमोरी है कंस्ट्रेंट, अगर आप हार्ड डिस्क की स्पेस को मिला लें अपनी रैम की स्पेस के साथ, तो यू हैव ऑलमोस्ट, यू विल नेवर एनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस लिमिटेशन। मगर मसला ये है कि हार्ड डिस्क इज वेरी वेरी स्लो, तो आप इतना कंड्यूसिव नहीं है, इतना आसान नहीं है। बट और फायदा ये है कि आपको फिर कोई ऐसे मेथड बनाने पड़ते हैं, इफ यू आर एबल टू कम अप विद सम टेक्निक दैट कैन एफिशिएंटली यूज द अवेलेबल स्पेस, एट द सेम टाइम आपको यूजर को नहीं पता चलता कि मेरा प्रोग्राम बंद हो रहा है या मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा, क्योंकि स्पेस रैम की खत्म हो गई है। ये रैम स्पेस का इशू खत्म हो जाता है। बट समटाइम्स आपको, जो इसको कहते हैं स्वैपिंग, समटाइम्स यू हैव टू स्वैप डेटा फ्रॉम द रैम टू हार्ड डिस्क एंड वाइस वर्सा, उसमें आपका टाइम काफी लग जाता है। अदरवाइज आपको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में या सिक्योरिटी में या किसी चीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास ये स्पेस थी, ये डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम का, अब एवरी प्रोग्राम हैज नाउ एन एसोसिएटेड मैप कह लें, मैपिंग कह लें, मैपिंग स्कीम। तो आपके, अब आपके जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, तो आपके जितने आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉडर्न कंपाइलर्स हैं, वो सारे के सारे इस टेक्निक को सस्टेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ईच प्रोग्राम हैज अ मैप। अब मैप में आप कहते हैं कि ये लोकेशन है, कोई लोकेशन आई 24, मैं एग्जांपल सिर्फ लिख रहा हूँ, 24 लोकेशन आई, वो गई, वो बजाय मेमोरी, अब आप टिपिकली क्या करते हैं कि लोकेशन को उठा के मेमोरी से ढूंढते हैं, मेमोरी में उठा के 24 आप CPU को दे देते हैं, लोकेशन 24 से कोई डेटा चाहिए था, ठीक है, ये आपकी लोकेशन का, ये लोकेशन का डेटा आपको यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, अब 24, अब वो तो फिजिकल रैम तो खत्म हो गई, वो अब मैप में आया, मैप ने कह दिया कि वो मैंने जो 24 था ना, वो एक्चुअली जो रैम है ना, उसमें वो पड़ा हुआ है वो 55 के ऊपर, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, ठीक है, 50 किसी लोकेशन पे पड़ा है। तो आपने कहा ठीक है, फाइन। अब ये आपके पास फिजिकल रैम ये है, आप समझ रहे हैं कि मेरा जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है, 32 बिट का कंप्यूटर है, तो मेरे पास तो बड़ी रैम है, मसला ही कोई नहीं है। कंप्यूटर जिसने बनाया उसने पैसे बचाने के लिए ना पूरी रैम नहीं लगाई, उसने सिर्फ 1 GB लगाई हुई है, ठीक है। बट एडवांटेज ये है कि मैपिंग में आप पूरे हर तरह के मैप को, जितनी 4 GB से ज्यादा भी आ जाए ना, यू कैन बेसिकली कम अप विद द मैपिंग एंड असाइन सम लोकेशन। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो आप हार्ड डिस्क की लोकेशन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट यूज, यू नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द फिजिकल रैम दैट इज अवेलेबल, यू कैन इवन स्पेसिफाई सम लोकेशन इन द हार्ड डिस्क। होगा क्या कि हार्ड डिस्क वाली लोकेशन को व्हेनेवर, एक तो ये कि जब भी वो कॉल होगी, ऑफ कोर्स द एक्सेस विल बी वेरी स्लो, तो नॉर्मली यू वुड लाइक कि रैम में ही हो, दैट शुड बी द प्रेफरेंस। बट अगर वो एग्जिस्ट करता भी है, तो वो आपके टेबल में आएगा कि पहले वो, उसको फिर स्वैपिंग करनी पड़ेगी। अगर हार्ड डिस्क में आ गया, ये करना पड़ेगा कि हार्ड डिस्क डेटा विल कम टू दी रैम, ये डेटा यहाँ से इधर जाएगा,
डायरेक्टली आपका नहीं यूज होगा सीपीयू में, इधर आएगा और ये फिर टेबल विल बी अपडेटेड। इस टेबल में आप कहेंगे कि ये जो लोकेशन है अब ये इधर आ गया, नाउ यू विल लोड फ्रॉम दिस लोकेशन। हार्ड डिस्क से डायरेक्टली सीपीयू लोड नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका टेबल अपलोड होगा, अपडेट होगा, अपडेट हो जाएगा। नंबर 3, जो डेटा यहाँ पे पड़ा था वो आपका डेटा अब हार्ड डिस्क में चला गया, इधर से उठा के इधर आ गया। नंबर 4 क्या कि आपने कोई स्कीम बनानी पड़ेगी, यू विल नीड टू कम अप विद सम एल्गोरिथम, सम वे ऑफ डिसाइडिंग कि कौन सा डेटा मैंने इधर से डालना है। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द कैश दैट वी हैव बीन स्टडीइंग, कैश में ये करते थे हम के लीस्ट रिसेंटली यूज्ड या लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जैसे कोई भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वगैरह कोई एक स्कीम, इसमें भी आपको उसी तरह की स्कीम स्वैप करने के लिए बनानी पड़ेगी। एडवांटेज ये कि नाउ द लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल या जो मेमोरी एड्रेस मैप खत्म हो जाती हैं। एनी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कैन बी रन, एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड। आपको एक मैपिंग चाहिए आप प्रोग्राम के साथ, एंड दिस इज हाउ यू वर्क दिस आउट। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नाउ मैपिंग जो है आपकी हर प्रोग्राम की, जो प्रोग्राम है इसकी मैपिंग है, वो आपकी फिजिकल, तो ये प्रोग्राम है ये वर्चुअल है सारा कुछ अब, तो नाउ दिस इज ऑल वर्चुअल डोमेन। सॉरी ये माउस है ना, ये लिखना पड़ता है, मुझे कुछ समझ नहीं है। वो वर्चुअल डोमेन है ये आपकी, ये फिजिकल है, ठीक है, ये दिस इज फिजिकल, कह रहे फिजिकल एड्रेस है, एक्चुअल रैम। तो आपको मैप होगा जो कि बताएगा कि ये जो ये लोकेशन इधर आई, ये फिर इधर से मैप बताएगा। ये भी पॉसिबल है कि इसको अब कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं कि इसको कंटिन्यूअसली यूज करना है, तो ये 3 ये यूज कर ले, यहाँ यूज कर ले, ठीक है। इसको अगर 4 यानी लेट्स से 1 GB का ब्लॉक था, 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB इधर से यूज कर लेगा, ठीक है। इसी तरह ये प्रोग्राम था, इसको चाहिए था कोई डेटा, उसने 1 2 3 ये यूज कर लिया, ये तो अभी भी स्लॉट्स खाली है। वो प्रोग्राम आएगा उसको ये स्लॉट चाहिए, वो ये दोनों खाली हैं, तो दोनों को इस तरह अब कंटिन्यूअस डेटा की रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है, एज लॉन्ग एज के मैपिंग को ये पता हो कि बस मैंने जो डेटा ये जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल ये कह दे कि ये डेटा जो है ये इधर पड़ा हुआ है, बस ये उसको कोई लोकेशन फिजिकल मैप कर देगा, ठीक है। तो मैपिंग में क्या होगा, बेसिकली मैपिंग विल कंटेन टू टेबल होगा जिसमें के दे विल बी वर्चुअल एड्रेस, इट विल मैप टू फिजिकल एड्रेस, यहाँ पे टेबल बन जाएगा। ये मैप होगा, हर प्रोग्राम का इस तरह का मैप होगा, ये इसमें इधर मैप हुआ है, कहीं भी मैप है ओवर दिस द एंटायर फिजिकल एड्रेस स्पेस जो एग्जिस्टिंग जितनी मेमोरी है। अभी होता है मेमोरी बड़ी कम हो आपके कंप्यूटर में, आप एक लाइट वेट स्लो अपना सस्ता वर्जन बनाएं किसी कंप्यूटर का, आपका नहीं आते लैपटॉप आते हैं 4 GB रैम वाले भी हैं, और आप रैम अपग्रेड करके 8 GB भी कर लेते हैं, तो रैम फिर भी सारे चलते हैं। फर्क क्या आता है कि जो 4 GB या लेसर रैम होगी दैट विल बी रिलाइंग टू मच ऑन दी हार्ड डिस्क, उसकी स्वैपिंग बहुत हो रही होगी, इट विल गिव यू स्लो परफॉर्मेंस। कई बार रैम इंप्रूव करने से ही परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, बिकॉज यू सेव द नंबर ऑफ स्वैप्स, yeah, so you have the number of hard disk accesses, but every program can still execute। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये कुछ स्लाइड थी जो मुझे अच्छी लगी थी, बट मैं टाइम नहीं था, आई कुड नॉट मेक माय ओन, में आई कैन गिव यू रेफरेंस अगर आपने कुछ और भी देखना। बहरहाल ये इस तरह का यही शो किया है। सो यू हैव प्रोग्राम कोई भी आपका होगा ना, सो दिस इन द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम दिस विल बी अ वर्चुअल एड्रेस, और वर्चुअल एड्रेस हर इंस्ट्रक्शन में बारी बारी जाके अपना अपना देखती है कि वो ये रजिस्ट्री साइड में बताया था, देयर इज अ वर्चुअल एड्रेस एंड मैप इट इज मैप टू सम फिजिकल एड्रेस। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक हार्ड डिस्क वाला भी आपका मैप हो सकता है, बट व्हेन इफ यू कम टू दिस पॉइंट, इधर जब आ जाएंगे तो फिर आप अपना डेटा इधर डालेंगे और इस टेबल को अपडेट करेंगे, ये दिस टेबल विल बी अपडेटेड हियर। अब वहाँ पर अपडेटेबल हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा फिर ये डेटा आपको हार्ड डिस्क में अगर डेटा रिक्वायर्ड है या कुछ है, आप उसको किसी एल्गोरिथम के तहत यू विल सेव टू द हार्ड डिस्क जिसको स्वैप करें। अच्छा, एक अब इशू ये आया था कि आपके पास लेट से इधर ही शो कर लेते हैं जी में। सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये 4 GB आपका वर्चुअल एड्रेस स्पेस है,
तो दो क्वेश्चन है जो मैं अभी पूछता हूँ आपसे, वो ये कि एंड आई वोंट वेट फॉर द आंसर, जस्ट सोचिएगा आप लोग। 4 GB आपके पास एड्रेस स्पेस है, व्हाट इज द साइज ऑफ दीज मैप्स? मैप्स टेबल्स है ना, लुकअप टेबल्स है। व्हाट इज द साइज ऑफ दीज मैप्स? अगर आपकी हर लोकेशन, लेट्स से चलिए एकदम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन केस ऑफ निप्स मेमोरी एक्सेस इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, तो ठीक है, तो 4 का 1 GB हो गया। सो बेसिकली अगर एवरी एड्रेस इज मैप, उसको मैपिंग करनी है, तो देन यू नीड, और आपके पास वर्चुअल एड्रेस स्पेस 4 GB की अवेलेबल है, तो यू नीड अ मैप विच इज, अगर बाइट लेवल पे मैपिंग करनी है तो 4 GB का मैप चाहिए, और अगर आपने वर्ड लेवल पे मैपिंग करनी है तो 1 GB का मैप चाहिए। मसला अब इंटरेस्टिंग ये कि आप एक तरफ से तो मेमोरी बचा रहे थे कि जी ये मेरी फिजिकल एड्रेस स्पेस लिमिटेड है और ये है महंगी है रैम ये वो, दूसरी तरफ आप 4 GB की तो आपको मैपिंग बन गई। हाँ, कुछ एडवांटेज, गॉट सम एडवांटेजेस, एट द सेम टाइम यू हैव इनकर्ड सो मच कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द मैप। इसको काउंटर करने के लिए वी से कि वी ब्रेक जितनी अपनी मेमोरी एक्सेस है उसको हम ये करते हैं कि वी यूज अ कोर्स ग्रेन मैपिंग। फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन का मतलब ये हुआ कि आप हर एड्रेस को 4 GB अगर है बाइट लेवल पे या वर्ड लेवल पे, यू हैव अ मैपिंग फॉर ईच एंड एवरी लोकेशन इन योर वर्चुअल एड्रेस मैप। कोर्स ग्रेन का मतलब ये हुआ कि अब आप उसको कहते हैं, इसको हम कह देते हैं पेज। तो आप अपनी एड्रेस को जिस तरह, याद है हाउ डू वी एक्सेस कैश एक्सेस, इफ यू रिमेंबर, एंड आई थिंक यू शुड रिमेंबर, तो पिछले हफ्ते हमने खत्म किया। कैश एक्सेस इज इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, इन टर्म नो नॉट बाइट्स, कैश एक्सेस इज इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स। मेमोरी में हम उसको ब्लॉक कहते थे और कैश के अंदर हम उसको लाइंस कहते थे। तो एक में 8 लाइन 16 लाइन कुछ थी। वो भी वजह यही थी कि आपके वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि डेटा बार बार नहीं मेमोरी से आ जा रहा होता। इसमें फिर हम कह देते हैं पेजेस। तो हम ये कहते हैं कि आपका जो वर्चुअल एड्रेस है दैट, वो हम कह देते हैं कि 4096 बाइट्स, लेट्स से 4 किलोबाइट का एक पेज है। तो अब आपकी जो रेजोल्यूशन है जो मैप में स्पेसिफाइड है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ पेज विच इज 4 किलोबाइट पेजेस फॉर एग्जांपल। ज्यादा भी बड़े भी हो सकता है, उसकी भी एक सिग्निफिकेंस है, दे कैन बी बिगर, दे कैन बी स्मॉलर, बट आप बाइट की बजाय और वर्ड लेवल एक्सेस की बजाय you want to access now the memory in form of pages which are multiple kilobytes each। अच्छा, इसकी रीजन क्या थी, इसकी क्यों हमने ये भी डिस्कस किया, बिकॉज अगर आपके पास हर बाइट का अपने एक वर्चुअल को फिजिकल मैपिंग करनी है, तो जितनी आपके पास वर्चुअल एड्रेस स्पेस है उतनी स्पेस तो आपको टेबल के लिए चाहिए। 4 GB फॉर एग्जांपल, तो 4 GB तो चाहिए। तो फिर फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, नुकसान हो गया। और अगर आपको वर्ड वाइज करें तो वो 4 बाइट का एक वर्ड है, तो फिर भी कोई खास एडवांटेज नहीं है। 1 GB स्पेस फिर भी आपकी निकल गई फॉर 4 GB। तो फिर आप उसको ये कहते हैं कि मैं किलो बाइट के टर्म में। इसका फायदा एक तो दूसरी बात याद रखने वो ये है कि टेबल जो है, टेबल मैपिंग टेबल जो कह लें, रिजाइड्स, किधर रिजाइड करता है ये? You remember this thing. So mapping table resides in physical memory। ठीक है, तो आपकी जितनी मेमोरी होगी उसमें से उतनी स्पेस आपको खानी पड़ेगी। अगर आप 4 GB का वो रखेंगे मैपिंग टेबल, कहीं तो उसने रहना है ना, टेबल ने कहाँ रखेंगे उसको, मेमोरी रैम चाहिए तो वो रैम में रहेगा। तो अगर आपके पास 4 GB की रैम है, वो सारी रैम तो खा ली मेमोरी मैपिंग टेबल ने। अगर आपके पास वो वर्ड लेवल पे एक्सेस की तो 1 GB की स्पेस उसने खा ली। वो रोना ही था कि मेमोरी इतनी नहीं है। फिर आप उसको किसी तरह कम करते हैं। उसको कम करने को फिर आप कहते हैं कि यू यूज अ कोर्स ग्रेन मैपिंग टेक्निक। इसमें कि आप 4 के, अब इस केस में अज्यूम किया 4, यू कैन मेक पेजेस ऑफ 8K 16K सम अदर। इसकी भी सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं। सो लाइक दिस यू हैव नाउ वर्चुअल स्पेस। अब आपकी ये सब की सारी स्पेस जो है वो 4 किलोबाइट के चंक्स में अब आप डील कर रहे होते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये होता है। फिर उसके अंदर आपने ये जो, अगर आपने इंडिविजुअल जस्ट लाइक कैश, अगर आपने कोई इंडिविजुअल वर्ड को करना है तो दैट विल बी दी ऑफसेट। ठीक है, ये आपका ऑफसेट होगा, पेज के अंदर ऑफसेट होगा, और पेज को आपने बेसिकली आपका जो मैपिंग होगी दैट विल बी एट द लेवल ऑफ अ पेज। ठीक है, और 4 किलोबाइट का पेज हम अज्यूम करें फॉर नाउ। तो इस तरह की आपकी कोई एक स्कीम बनती है। फिर आपके लेट से यू हैव 30, कितने टोटल काउंट करें, कितने आपके पास बने बिट्स, 32 बिट टोटल आपकी वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। 12 बिट्स के कितने लोकेशन बनती हैं। हमने कहा था कि हमारा जो पेज है दैट पेज की जो डायमेंशन है, पेज लेंथ कह लें या पेज की कैपेसिटी 4 किलोबाइट्स। तो 4 के लिए आपको चाहिए 12 बिट्स। 12 बिट ये निकल गई। बाकी अब आपको 12 बिट्स 20 बिट्स चाहिए अपने पेज को स्टोर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक्चुअल आपकी इट्स पॉसिबल कि आपकी जो थी ना फिजिकल मेमोरी, वो सिर्फ अब 28 बिट्स की थी। यू डोंट, आपको किसी ने कहा नहीं, ये तो इंटरेस्टिंग चीज है इस वाले कॉन्सेप्ट में। यू डोंट नीड टू हैव अ फिक्स्ड या कोई खास साइज या कुछ भी। इट कैन बी वेरी स्मॉल, इट कैन बी वेरी बिग। ठीक है, तो इस केस में 28 बिट्स की थी। तो अब आपने पेज टेबल बना के बस फिर आपने ये कहना है कि ये जब वर्चुअल पेज की ये 20 बिट्स आई, तो वो इस वाले पेज पे, ये पेज जो है वर्चुअल का, ये फिजिकल के इस पेज पे मैप होगा, बस दैट्स इट। ठीक है, और अगर वो डिस्क पे है तो डिस्क को मैप हो जाएगा या कहीं भी। तो यू जस्ट हैव टू मैप। अब इससे तो ये आप बहुत बड़ी एड्रेस स्पेस, यू कैन इवन हैव इट मोर देन 32 बिट्स। आप इसको एक छोटी मेमोरी पे भी मैप कर सकते हैं। सिर्फ मैप है तो उसके कौन क्या है, उसकी एक कंस्ट्रेंट फिर ये है कि यू मे इनकर टू मैनी डिस्क स्वैप्स, वो अगर आपकी छोटी मेमोरी होगी। अदरवाइज आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन विल बी वेरी स्मूथ। ठीक है, ये पेज ऑफसेट अभी मैंने जिक्र किया, तो विद इन द पेज यू कैन एक्सेस लोकेशन यूजिंग दीज 12 बिट्स। 12 बिट्स ये ऑफसेट के लिए है, और ये आपका फिजिकल पेज नंबर है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट कहते हैं, दिस इज वेरी सिमिलर टू कैश के कॉन्सेप्ट था। तो कैश में भी इसी तरह ब्लॉक्स होते हैं या लाइंस होती हैं। वो पेज बन गया हमारा इस केस में वर्चुअल मेमोरी में। और जो मिस हो जाता है, अगर कोई मिस का क्या मतलब है कि वो डेटा आपके पास रैम में नहीं है, आपने कोई ऐसा जो फिजिकल आपका एड्रेस था वो रैम में एग्जिस्ट नहीं करता आपका, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क से लाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अ पेज फॉल्ट। उसमें कैश मिस कहते थे, दिस इन दिस केस इट इज अ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट जो है वो फिर आपको उसी तरह हार्ड डिस्क से, ये जो है हार्ड डिस्क से आपको पेज फॉल्ट को एड्रेस करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ये कोई डायग्राम ये आपकी बुक में थी, ये मुझे बुक की मिल गई थी आर्ट वर्क, तो उसमें से मैंने रखी थी। बट इट्स सेम थिंग, ये आपका 4K वही एक्सप्लेन भी करा कर रहा, स्लाइड थी, ये बुक की डायग्राम है। बाकी कॉन्सेप्ट यही है बेसिकली। दिस इज द क्रक्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। हार्ड डिस्क स्पेस में शामिल है, एड्रेस स्पेस में। बहुत बड़ा वर्चुअल स्पेस कैन बी टू मच बिगर देन द फिजिकल एड्रेस स्पेस, बट यू हैव सम ट्रांसलेशन या मैपिंग मैकेनिज्म, जैसे ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको। PTE stands for page table. ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी एंट्री है जिसमें कि फिजिकल और वर्चुअल को मैप किया हुआ है, वो दैट एंट्री नोन एज PTE। बाकी आपकी ये आपका मैकेनिज्म है। ये एग्जांपल है। आई थिंक किसी को इसमें एक बस आखिरी चीज है। सो लास्ट थिंग इज के देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ TLB,
TLB stands for, ये इंटरेस्टिंग है। अब मैंने आपको बताया था कि वेयर डू वी स्टोर दी मैपिंग टेबल, पेज टेबल कह लें या मैपिंग टेबल, वो कहाँ स्टोर होता है? सो दैट टेबल इज स्टोर्ड इन दी मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस। So a portion of your main physical memory is used to store the full mapping table. अब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक ये है कि हर दफ़ा आपने जब वो सर्च करना होता है, कोई फिजिकल एड्रेस आया और फिजिकल एड्रेस को यू वांट टू नो वेदर उसकी मैपिंग क्या है। तो हर चीज़ आप बताएं, आप जिस डोमेन में बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज वर्चुअल है, खत्म। आपका प्रोग्राम कुछ भी आप बना रहे हैं, कर रहे हैं, वर्चुअल है। फिर एक मैपिंग टेबल आपने बनाया, मैपिंग टेबल जो है वो बता रहा है कि वो फिजिकल लोकेशन कहाँ है। तो सारा का सारा टेबल कहीं तो रखना था, वो आपने उठा के मेन मेमोरी में रख दिया। अब क्या होगा? सो नाउ फॉर एवरी एक्सेस दैट यू वांट टू डू, फर्स्ट यू विल गेट द रिक्वायर्ड एंट्री फ्रॉम दी मेन मेमोरी, जो आपके टेबल की एंट्री है, मैपिंग टेबल की। उसमें से फिर आप ट्रांसलेशन का हार्डवेयर थोड़ा सा चलाएंगे, जो कि आपको बताएगा कि इसकी करंट एग्जैक्ट लोकेशन ये है, रैम में या डिस्क में ये है। सो यू नीड टू एक्सेसेस, for decoding every virtual address that the CPU generates. इसको काउंटर करने, एक और तभी बड़ी हार्डवेयर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। इसको काउंटर करने के लिए नाउ व्हाट यू डू इज यू यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैश। दिस इज अ कैश दैट इज ओनली यूज्ड फॉर द मैपिंग टेबल। वो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का है। सो व्हेन यू हैव some entries that you have recently used, आपने कुछ एंट्री फैच की ना, एक एंट्री फिर दूसरी एंट्री फिर तीसरी एंट्री, आपने जिस तरह आपका V8 जनरेट होता गया, तो आप वो चंद एंट्रीज एक कैश में डाल दें। उस कैश को कहते हैं ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ट्रांसलेशन, हम ट्रांसलेशन ही कर रहे हैं VA से PA, वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस, और लुक असाइड बफर, बफर इज लाइक अ स्मॉल मेमोरी। तो एक कैश जनरेट कर लेते हैं। अब आपका फायदा ये है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये कहता है कि अगली चंद जो एक्सेसेस होंगी, और आप एक्सेस की पूरे पेज वाइज आपका ये, ठीक है ना, ये 4 किलोबाइट का पेज क्या, जिसको आप पूरे पूरे पेज के एड्रेस के स्टार्टिंग एड्रेस सेव कर रहे हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस यही कहता है कि जी इट इज वेरी लाइकली दैट द नेक्स्ट एक्सेस या नेक्स्ट कपल ऑफ एक्सेसेस विल बी फ्रॉम द सेम एरिया। ये लोकेलिटी या स्पेशल लोकेलिटी भी होती है, टेम्पोरल लोकेलिटी भी होती है। इसका मतलब ये कि आपको अगर आपके कुछ टेबल में से कुछ एंट्रीज आपकी कैश में चली जाएं, तो आपको बार बार मेमोरी में से एक्सेस नहीं करनी पड़ेगी। मेमोरी एक्सेस रिमेंबर इज स्लो, ये फास्ट, ठीक है। तो आपका ये ओवरऑल स्पीड अप बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका वर्चुअल टू फिजिकल का काम भी हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस भी ओवरऑल सिस्टम की बेहतर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सेपरेट डेडिकेटेड कैश दैट टेक्स केयर ऑफ जस्ट द मैपिंग टेबल। मैपिंग टेबल का भी आपके कैश बनाना है, उस कैश को कहते हैं TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ठीक है। तो इसमें आप जाहिर बात है, जब आप पूरे पेज के हिसाब से आप उसमें आप लाइन को लोड करते थे, ब्लॉक को लोड करते थे, इसमें आप एक पेज लेवल पूरा पेज को, पेज की लोकेशन को लोड कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। इसी का बेसिकली ये जो TLB है, दिस इज दिस, ये जो कैश है। अच्छा, अब इसमें 3 एक्स्ट्रा बिट्स हैं बस, दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव हियर, कि आप वैलिड का मतलब ये कि डेटा वैलिड डर्टी जो होता है ना, ये राइटिंग से एसोसिएटेड है, V और D जो बिट्स हैं। अगर आपने कोई CPU ने कुछ अगर किसी चीज को राइट कर दिया, किसी लाइन को या किसी पेज को ऊपर कुछ राइट कर दिया है, इसका मतलब ये कि वो अब मेमोरी में इनवैलिड हो गया है। तो ये इस तरह से देखें आप, ये आप देख लें उल्टा उल्टा चल रहा है। तो वैलिड का मतलब ये कि वो ठीक है, डर्टी का मतलब ये कि वो उस पर कोई राइट हो चुका है, वो डेटा आपको राइट थ्रू या राइट बैक करना पड़ेगा मेन मेमोरी में। तो वैलिड और डर्टी ये राइट से रिलेटेड है, और ये उसकी कंसिस्टेंसी को, प्रोग्राम की करेक्टनेस को मेंटेन करने के लिए होती है। रेफरेंस का मतलब ये कि वो डेटा रेफर हुआ कि नहीं हुआ कैश में, अगर रेफर नहीं हुआ तो 0 रहेगा, रेफर हुआ तो ये बेसिकली कैश बन गई। ये आपका फिजिकल टेबल है, आप जो मेमोरी और रैम में है, पेज टेबल इज नाउ
इन रैम, ये रैम में ये आपकी कैश आ गई और इधर से आपके जो एक्सेसेस हैं, जो जिस तरह एक्सेस हुए वो आपने चंद एड्रेसेस रैम में रख ली। ठीक है, ये आपका पूरा एक बन जाता है वर्चुअल, कह ले वर्चुअल मेमोरी का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या पूरा आर्किटेक्चर है, दैट इज दिस इज शोन इन दिस डायग्राम। ठीक है, सो वी स्टॉप एट दिस पॉइंट, टाइम भी हो गया है और 5 मिनट्स के लिए आई विल स्टॉप। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है सिटिंग हियर, रिमेंबर के मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ये उसको सुपरफिशियल लेवल पे डिस्कस किया गया, इसकी जो एंट्री केसेस हैं वो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे होपफुली। और ये इंटरेस्टिंग मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आजकल के कंप्यूटर्स का, आई थॉट आई शुड डिस्कस एंड इंक्लूड दिस। और मैं इसको अभी स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, और रिकॉर्ड करके लेक्चर को मैं अपलोड भी कर दूंगा। और आप 5 मिनट्स में के लिए आई विल बी हियर, और आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। थैंक यू। Recording stopped.